हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। और नई बात यह है कि हमने यहाँ से आज एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट की है, क्योंकि हमारे बहुत से पुराने साथी जुड़े हुए हैं जो फ़ोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कंटिन्यू कह रहे हैं कि मैम आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार कई लोगों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2-4 क्वेश्चन, महज कहूँ तो 2-3 क्वेश्चन से इसलिए सिलेक्शन रुक गया क्योंकि एनसीईआरटी को हम तवज्जो नहीं दे पाए। इतना सारा सिलेबस पढ़ते पढ़ते ये भूल ही गए कि एनसीईआरटी को भी अलग से थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया जाए, और वही लोग रह चूक गए जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। 2 मिनट में कुछ बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए बोर मत होइएगा, हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। बहुत से जो हमारे पुराने यूट्यूब चैनल हैं होम साइंस से जुड़े हुए, बहुत पॉपुलर चैनल है, मैं सीधे नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उनका वीडियो भी नहीं देखा है, लेकिन कुछ मेरे पुराने ही कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि वो लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ाने का टीजीटी में अलग से चार्ज जो है आपको पे करा रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो उसका अलग चार्ज लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो आप लोग जिन्होंने भी उन लोगों का बैच लिया उन पर क्लेम भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम की क्या होती है, नींव होती है। तो टीजीटी का अगर आपने कोर्स बेचा था तो आपकी जिम्मेदारी थी आप स्वयं एनसीईआरटी पढ़ाते। ठीक है, आपने एक गलती की, बच्चों का सिलेक्शन रह गया सो रह गया, चलो कोई नहीं, मान लिया सीटें कम थी, कुछ बच्चों का हो गया सिलेक्शन। ठीक है, जिन्होंने खुद से पढ़ रखा था या उनका तुक्का काम कर गया या उनकी किस्मत काम कर गई, जो भी चीज़ थी, तो उनका हो गया सिलेक्शन, हम उसमें सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ऊपर से इन लोगों की मजाल देखिए, अलग से बैच लॉन्च कर रहे हैं, मतलब टीजीटी अलग पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी का पेमेंट आपको अलग करना पड़ेगा। वाह, इनसे ज़्यादा होशियार तो कोई हो ही नहीं सकता है कि मतलब पहले आपकी ही हरकतों की वजह से जिन बच्चों ने आपका बैच ले रखा था उनका सिलेक्शन होने से रुक गया क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ाया नहीं था। दूसरी बात, अब आप क्या कर रहे हैं, टीजीटी अलग बेच रहे हैं, क्योंकि टीजीटी में एनसीईआरटी के इस बार बहुत क्वेश्चन आए, भले ही अगली बार ना आए। तो इस बार आप क्या कर रहे हैं, अलग से उसका बैच लॉन्च कर रहे हैं, मतलब डबल डबल आपने शैतानियाँ की हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे शायद नहीं बैच परचेस कर पा रहे हों या जो भी रीज़न रहा है। तो पर्सनली मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, कॉल भी आए हैं कि मैम कोई बात नहीं, आप शुरुआत कीजिए। एक चीज़ और बोलूँगी, जिसका भी नहीं हुआ, एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए ये है, लर्निंग विद दिव्या। मुझे तो ये अब पता चला कि उनका सिलेक्शन अब हुआ है, मैं तो सोचती थी शायद ये पहले से ही टीचर है। लर्निंग विद दिव्या एक ऐसा चैनल रहा जो मेरे हिसाब से मैंने बहुत पहले जब यूट्यूब से देखना शुरू किया था तब ये कॉपी पेन से पढ़ाती थी। ठीक है, कॉपी पेन से पढ़ाती थी लर्निंग विद दिव्या, और मुझे ताज्जुब हुआ कि ये मतलब टीचर नहीं, मतलब गवर्नमेंट टीचर नहीं है, टीचर तो वो हैं भाई, इतने बच्चों को टीजीटी में सिलेक्शन दिला चुकी हैं। तो एक वो इंसान जो ऑलरेडी इतने दिन से पढ़ा रही, उनका सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ था, उनका इस बार हुआ है। तो भाई आप लोग भी निराश मत हो, हमें भी मोटिवेशन मिला है कि शायद हो सकता है कुछ कमियां हमने भी की हैं। ठीक है, जिसकी सज़ा हमने भुगती है और आपने भी की होंगी। ठीक है, तो अब उस कमी को पूरा करने के लिए जो भी हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं उनका सब कुछ तैयार है। वो सीटें कम होना सबसे बड़ा कारण है, और दूसरी चीज़ की नई चीज़ आ गई एकदम से जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, तो इस बार हमें वो गलती नहीं करनी, और सब हमारा तैयार है, हमें रिवीजन करना है, केवल हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, इस बार वैकेंसी सुना जा रहा है, मैं कह रही हूँ, कुछ लोग बैच बेचने के लिए 1000 बता रहे हैं, कुछ 800 बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ करीब 600 तो सीटें आराम से होम साइंस में आने वाली हैं। ठीक है, इतना तो मैं मान के चलती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं शेयर करिएगा कि कैसा रहा। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, और आप लोग शेयर करते रहें हमें। अगर आपको लगे कि मैं मेहनत करती हूँ, तो जहाँ आप इतना लंबा लंबा महंगा बैच खरीदते हो, तो यहाँ पर सिर्फ आप मेंबरशिप वगैरह अगर ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे जो है थोड़ा सपोर्ट और सहारा बना रहेगा काम करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। स्वयं अपने लिए एक जीविका करियर को तय करना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक और तो बहुत से करियर के मार्ग खुले। ये पहला ही लेसन है कार्य आजीविका तथा जीविका वाला एनसीईआरटी क्लास 12 का। ठीक है, तो समझ गए। अब पहले तो मैं अभी इसको स्टार्ट करती हूँ। स्वयं अपने लिए जीविका करियर को तय करना आसान काम नहीं है। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि अपने लिए क्या तय करना आसान काम नहीं है, नौकरी, काम, करियर, इस तरीके के आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, जीविका या करियर जो होता है अपने लिए तय करना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि एक और तो बहुत से करियर के मार्ग खुले हैं, और दूसरी ओर एक युवा व्यक्ति के लिए अभिरुचि और प्रतिभा की पहचान करके उसे मान्यता भी देनी है। मतलब बहुत सारे क्षेत्र जहाँ हम करियर बना सकते हैं। ठीक है ना,
लेकिन हमें चुनाव किस आधार पर करना है, अपनी अभिरुचि, अपनी प्रतिभा के आधार पर मान्यता देनी है। ठीक है, तो मार्ग तो करियर के बहुत सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन व्यक्ति को अपने करियर को के चुनाव में किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा रुचि किस में है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारे पास क्या विशेषता है जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हम करियर के विषय में पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखना कि करियर को तय करना आसान काम नहीं होता है, और करियर को हम जो चुनते हैं, चुनाव करते हैं, तो हमें पहले अपना इंटरेस्ट देखना होता है, फिर हमें अपना स्किल देखना होता है कि हम किस में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही कुछ मामलों में रुचियों में भी बहुत विविधता होती है। बिल्कुल, सभी व्यक्ति की रुचि अलग होती है, अतः चयन करना आसान नहीं है। सही चयन करने के लिए युवाओं को विभिन्न संभावित विकल्पों को जानना भी आवश्यक है। ठीक है, विभिन्न विकल्पों में से ही हम उचित विकल्प का चुनाव करते हैं। होम साइंस में, मैनेजमेंट में ये बात तो हमने कई बार पढ़ी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपनी अभिरुचि, प्रतिभा और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और इच्छा को पहचाने। तो अब देखिए, हर लाइन एनसीईआरटी की विशेषता बताती हूँ मैं आपको। हर लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर लाइन पे 1-2 क्वेश्चन तैयार है। जैसे कि यहाँ पर हम करियर पढ़ रहे हैं, तो करियर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपसे पूछी जाए तो व्यक्ति की अपनी अभिरुचि, प्रतिभा, ठीक है, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और इच्छा को पहचानना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप करियर का चुनाव करते हैं तो कोई भी व्यक्ति पहले अपना इंटरेस्ट देखे, अपना स्किल देखे, किस में बेस्ट कर सकता है, व्यक्तिगत अपनी रुचि देखें, क्या उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जहाँ मतलब जैसे आपने को एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, ज़्यादातर क्या होते हैं, जिनकी जो लोग डॉक्टर होते हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, तो वो अपनी प्राथमिकताएं देखें, उनकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं। ठीक है ना, तो वो देखें और अपनी इच्छा को पहचाने। क्या मम्मी पापा डॉक्टर हैं, क्या आपकी भी इच्छा है डॉक्टर बनने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पहचानें। या फिर मम्मी पापा का मान लो हॉस्पिटल का ही बड़ा बिजनेस हो गया ना आजकल, तो शिक्षा, ये सारी लाइन क्या है, बिजनेस है एक तरीके की। तो ये एक तरीके की आवश्यकता भी हो जाती है कि मान लो मम्मी पापा सबका बिजनेस इतना बड़ा, डॉक्टर 4-5 हॉस्पिटल बड़े बड़े शहरों में पड़े हैं जिनके, तो वो अगर अलग लाइन चुन लेगा तो समस्या होगी नहीं होगी, तो वो उसकी आवश्यकता बन जाएगी एक समय बाद। ठीक है, इच्छाओं को पहचाने, तत्पश्चात ऐसे विकल्पों की खोजबीन करें जिसमें व्यक्ति अपने लाभ के साथ साथ सामाजिक योगदान के लिए अपनी क्षमताओं को एकजुट करने का यहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकेंड का प्रयास कर सकता है। ये प्रयास लिखा हुआ है। ठीक है, उचित विकल्प से व्यक्ति को सफलता और संतोष प्राप्त होगा। बिल्कुल, आपके पास आपने सब कुछ देख लिया, मेरी क्या इच्छा है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरी व्यक्तिगत रुचि क्या है, मेरी आवश्यकताएं और प्राथमिकता क्या है, सब कुछ जब आप देख लोगे, चारों तरफ आप खोजबीन कर लोगे, बहुत सारे आपके पास क्या होंगे, विकल्प होंगे, बहुत सारे रिसोर्स का आप यूज़ भी करोगे, और अपने पास जो उपलब्ध रिसोर्स हैं उस आधार पर आप क्या करोगे, उचित विकल्प का चुनाव कर लेंगे। और यही जो विकल्प जब आप सही चुनोगे ना, तो आपको क्या होगा, सफलता और संतोष प्राप्त होगा, और यही करियर की पहचान बनेगी आपकी, मतलब यही आपका करियर बनेगा जाके। अब हमने यहाँ तक बात कर ली, हमने क्या निपटाया अभी, कार्य आजीविका में हमने करियर के बारे में पढ़ा। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन निकलेंगे और क्वेश्चन भी हम कराएंगे, इसलिए उम्मीद है आप हमारे चैनल से जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे अपने मित्रों को, प्यारे साथियों को, क्योंकि ये क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है। बेशक मैं टाइपिंग नहीं करूँ, बेशक मैं कुछ ना करूँ, पर क्योंकि मैंने क्या बताया, मैं भी अकेली हूँ और मैं सारा कुछ खुद हैंडल करती हूँ, तो आपको भले ही यहाँ पर चमक दमक ना दिखे, लेकिन जो है उसे बेस्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको चमक दमक से ज़्यादा महत्वपूर्ण पता क्या है, एनसीईआरटी को समझना। कोई इंसान आपको शब्दों में घुमा के फिरा के सब कुछ पढ़ा के चला जाए, उससे आपका फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी की बुक में जो शब्द लिखा हुआ है आंसर वही माना जाएगा, इसलिए मैं आपको बुक ही पढ़ा रही हूँ डायरेक्ट। मैं भी इसको कहीं से टाइप करवा सकती थी, थोड़ा समय दे सकती थी, लेकिन मेरे पास एक तो समय कम था, दूसरा मेजर लगा कि जब हमें एनसीईआरटी को समझना है तो हम उसको चेंज क्यों करें, हम एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, हम उसी बुक को उसी बेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तभी तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है ना, हमें वो नहीं पढ़ना है, चमक दमक नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी की बुक पहले लेसन का, कार्य और अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है, इसको समझते हैं। कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं। बिल्कुल, कार्य सब करते हैं। देखो, कार्य ये नहीं है कि
कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, ये सारे कार्य हैं। ठीक है, कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक इस संसार में एक स्थान भी पाता है, नए संबंध भी बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभा और कौशलों का उपयोग भी करता है और सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है। थोड़ा पढ़ लो, अभी समझाती हूँ। और इसमें वृद्धि करता है। कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्य का वर्णन आप किस आधार पर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आवश्यक गतिविधियों के रूप में आप कर सकते हो, तो आंसर यही सही होगा। इसलिए आपको ये बुक पढ़नी जरूरी है। ठीक है, आपको वो अब की क्या हुआ, मेरे भी कुछ क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए क्योंकि हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। दो ऑप्शन दोनों अच्छे थे, दोनों सही थे, अगर बुक में ढूंढेंगे दोनों मिल जाएंगे, लेकिन बात क्या है, एनसीईआरटी में तो यही लिखा है ना, तो हमें तो यही देना है आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ है समझने वाली। तो यहाँ पर जो कार्य का वर्णन हम कह सकते हैं क्या है, आवश्यक एक गतिविधि है जो हर कोई करता है। ठीक है, जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती। बिल्कुल, कोई खाना अगर बना रहा है तो उसका उद्देश्य है हमारे घर परिवार के सदस्यों के का पेट भर सके। कोई नौकरी कर रहा है भाई, वो भी एक कार्य है, तो वो इसलिए धन कमा रहा है कि वो अपने घर का सही तरीके से लालन पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की व्यवस्था कर सके। ठीक है, अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। तो हर कार्य का क्या होता है, एक ना एक उद्देश्य जरूर होता है और कार्य कहीं ना कहीं व्यक्ति का समाज के प्रति लगाव भी पैदा करता है और पहचान भी बनाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अगर आपके घर में शादी है, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार, आप अकेले लगे पड़े हो, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया है और वो आराम से बैठ के चारपाई तोड़ रहा है रोज, लेकिन और ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा है कि ये खिला दो, ये बना दो, ये कर दो। आपके पास वैसे ही आपके बेटे की शादी है, भाई की शादी है, आपके पास वैसे ही बहुत काम है, तो कहीं ना कहीं आपके एक मनीष, भले आप मेहमान, आप कुछ कहो नहीं और आप परेशान हैं, आप अकेले हैं, तो आपका थोड़ा अलगाव आपको लगेगा, अजीब इंसान, मैं वैसे ही अकेले परेशान हूँ और ऊपर से ये मेरा एक बार भी सपोर्ट भी नहीं कर रहा है किसी काम, लगेगा नहीं लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर अलगाव पैदा करेगा। इसलिए अगर आप कार्य करते हो, अगर वही व्यक्ति आए, अरे आप अकेले लगे हो, लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मेरे लायक हो, कुछ बताओ आप, तो आपका उससे एक अलग ही लगाव पैदा हो जाएगा कि अरे हाँ, उस समय मैं अकेली थी और ये इंसान मेरे काम आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती, कार्य का अलग अलग तरीके से अर्थ निकलता है। अभी हम पूरा विस्तार से समझेंगे। कार्य सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु होता है। बिल्कुल, क्या होता है कार्य, मैंने क्या कहा, सब सही है, पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है वही सही है। कार्य सभी संस्कृतियों का क्या होता है, केंद्र बिंदु है। अब भाई सभी संस्कृति के अपने रीति रिवाज भी तो केंद्र बिंदु हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं भी तो केंद्र बिंदु हो सकती है। भाई सबकी मान्यता, मुस्लिम की मान्यता अलग है, हिंदू की अलग है, ईसाई की अलग है, लेकिन क्यों यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कार्य सभी संस्कृति का केंद्र बिंदु होता है, तो बस कार्य ही होगा, दूसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, भले किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हो। ठीक है, यद्यपि प्रत्येक संस्कृति के इसके बारे में अपने स्वयं के मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं, वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुक्ता दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं। बिल्कुल, हम पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, अधिकांश गतिविधियां क्या है, वो कार्य होती हैं। दैनिक जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, भाई कार्य ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में की गई अधिकांश गतिविधियां आपसे पूछा जाए क्या कहलाती हैं, तो वो भी कार्य कहलाती हैं। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत से कारकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नोट कर लेना इसे पॉइंट डाल के। क्या, कार्य के बहुत से कारक, किस मतलब कार्य के कारक किस पर निर्भर होते हैं, ऐसे हेडिंग डालो, नोट कर लो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, जेंडर, अगर एनसीईआरटी से प्रश्न आया तो जरूर बन सकता है। स्त्री पुरुष, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि। ये क्या है, ये कारक हैं। ठीक है, किसके, कार्य के। कार्य के कितने कार्य के कौन कौन से, जैसे आपके ये ऑप्शन दे दिए गए और 3 दे दिए गए, एक दे दिया जाएगा अलग, पूछा जाएगा इसमें कौन सा कार्य का कारक नहीं है, तो आपको ये याद होंगे तभी तो आप आंसर दे पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्य के कारक क्या क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आयु है, जेंडर है, जेंडर मतलब स्त्री पुरुष, अवसर की सुलभता, अवसर की सुलभता भी कार्य का कारक है। वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति क्या है आपके क्षेत्र की, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सभी कारक जो है कार्य के लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है,
आप शिक्षित नहीं हैं तो अगर मैं आज शिक्षित नहीं होती, मान लो दुनिया छोड़ो अपनी होम साइंस विषय जो एनसीईआरटी में पढ़ा रही उसमें शिक्षित नहीं होती, तो क्या मैं कार्य अभी कर रही होती आपको पढ़ाने का? नहीं। तो ये निर्भर करता है किस पर, शिक्षा पर। मैं पढ़ी लिखी हूँ तभी आपको पढ़ा पा रही हूँ, होम साइंस मैंने पढ़ी है, एनसीईआरटी में पढ़ी हूँ तभी पढ़ा पा रही हूँ। और मैं अगर पढ़ तो रही हूँ लेकिन मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान होती, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होता, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही होती, तो कैसे आपको पढ़ा पाती? ठीक है। आयु भी प्रभावित करता है, मतलब आयु भी आपकी जो होती है एक प्रभावित करती है। अभी मैं होम साइंस अभी छोटे बच्चे को दे दूँ तो वो नहीं पढ़ा पाएगा आपको, ठीक है। भले ही उसे मैं पढ़ा दूँ फिर भी उतने अच्छे से, वो एक अलग बात है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो कार्य जो होता है बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। आज मेरे पास मोबाइल अवसर की सुलभता, मेरे पास मोबाइल है, ऑनलाइन माध्यम है, तब मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। अगर ये मोबाइल नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाती, ठीक है ना। वैश्वीकरण आप इसको भी समझ सकते हो, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये सारी स्थिति जो है कार्य को प्रभावित करती है। भौगोलिक स्थिति कहीं की क्या है, वित्तीय लाभ है कैसा है, परिवार की पृष्ठभूमि कैसी, ये शब्द आपको याद कर लेने, इस शब्द को लिख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। जहाँ पर मैंने ये हाईलाइट करा है, कार्य सभी संस्कृतियों को क्या है, केंद्र बिंदु ऐसे लिख लेना, ठीक है। प्रत्येक संस्कृति के इसके बारे में स्वयं के क्या होती है, मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं। प्रत्येक संस्कृति की किसके बारे में मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं, कार्य के बारे में होती है। ये सारे प्रश्न बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा, ओके। अधिकांश व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं जिससे परिवार का खर्च चल सके, ठीक है। अधिकांश व्यक्ति कितना धन खर्च करना चाहता, मतलब कमाना चाहता है, अर्जित करना चाहता है। अर्जित करना मतलब कमाना चाहता है कि कम से कम भाई अपने परिवार, कुछ ना कर पाए भाई, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा तो अपने परिवार का तो खर्च चला ही सके, इतना हर व्यक्ति कमाना चाहता है। आराम, ठीक है। और साथ ही साथ इसके इतना तो एक कॉमन हो गया, हर कोई चाहता है। इसके साथ भी भाई सबकी इच्छा होती है कि उसे इतना, वो वाली बात आ गई ना, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम, ठीक है। तो और फिर वो क्या चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि वो मान लो 24 घंटे काम करे तब इतना कमा पाए और परिवार का खर्च चला पाए। तो 24 घंटे कितने दिन कर पाएगा? 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन बीमार हो जाएगा। भाई नींद भी तो शरीर को जरूरी है, आराम भी तो जरूरी है, खेल और मनोरंजन भी तो जरूरी है, थोड़ा बहुत खाली समय भी तो जरूरी है। तो इसलिए वो कमाना तो चाह रहा है कि परिवार का खर्च चल सके, लेकिन उतने समय में कि उसे आराम को समय भी मिल सके, मनोरंजन का समय भी मिल सके, खेलने का समय भी मिल सके और खाली समय भी उसे मिल सके, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सोचने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वो चाह रहा है कि परिवार का खर्च मेरा चल जाए, इतनी उसकी अर्निंग हो जाए, इतना वो धन अर्जित कर ले, उसके बाद उसके पास इतना तो समय बच सके। और आपको पता है एनसीईआरटी में यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। आराम, खेल, खाली समय, और इस पर भी याचिका लगाई जा सकती थी क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं और आयोग ने अलग माना था, हालांकि वो भी अलग बुक में दिए हुए हैं। तो समस्या ये है कि लेकिन वो एनसीईआरटी मतलब जो और एक्स्ट्रा हम बुक पढ़ते हैं ना अलग अलग राइटर की, तो उनमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में अलग दी हुई हैं, तो इसलिए हम इस पर लगा सकते थे। पर पता नहीं मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मैं फिर पता नहीं क्या हो गया था, दिमाग में बैठ गया। मुझे जब लगा कि इतना इजी पेपर, मुझसे 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं फिर कई दिन तक मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, ठीक है। लेकिन जब मैंने लर्निंग विद दिव्या का सुना, उनका इस बार सिलेक्शन हुआ, वो तो कई साल से पढ़ा रही, तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला कि अगर ये लोग इतने साल से लगे हुए हैं तो मुझे तो टाइम ही नहीं हुआ है। मैं तो अभी तैयारी करना मतलब तैयारी तो मैं पहले से कर रही थी, लेकिन एग्ज़ाम तो मैंने मेनली तो यही वाला दिया है ना, इससे पहले तो कोई मैंने ऐसा बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करी नहीं थी कोई, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे लगा कि चलो एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, मतलब पढ़ी तो है ही, पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ तो रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं आराम, मनोरंजन, खेल और खाली समय के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। कार्य स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। ध्यान से पढ़िएगा लाइन, क्वेश्चन है ये। कार्य क्या कर सकता है? स्वयं की व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत पहचान वाला क्वेश्चन याद करो, ये भी आया है टीजीटी में। व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। कार्य बाकी में हमें क्या लगता है जब हम कार्य करते हैं, जैसे कि मान लो इतने लंबे समय से पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, लगा कि सब कुछ पढ़ा, कुछ तो छोड़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य ने क्या करा, हमें फिर से प्रोत्साहित किया कि सब कर लिया है, चलो एक ही कमी रह गई थी एनसीईआरटी, इसे भी कर लेते हैं। अगर कुछ बन गए तो अपनी पहचान बनेगी, व्यक्तिगत पहचान बनेगी, और जब ये व्यक्तिगत पहचान बनती है ना तो स्वाभिमान मतलब एक अलग ही लेवल का बढ़ता है। होता है भाई,
मैंने बहुत से टीजीटी वगैरह पीजीटी किए हुए लोग देखे हैं जिनको जिनको मतलब एक तो पढ़ा रहे हैं, ऊपर से मोटिवेशनल वीडियो डाल देते हैं, इतना मोटिवेट है अंदर से कि मोटिवेशनल वीडियो 4 लाइन बोल देते हैं, बच्चे उन्हें खूब पसंद करते हैं क्योंकि वो पूरे स्वाभिमान के साथ बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य क्या करता है, जब कार्य कोई भी कार्य है वो क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। ठीक है, हमें उत्प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। मान लो आप ये वीडियो है मैंने डाली और ये अभी मुझे लग रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, बच्चों को पता है मैम का कुछ सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो मुझे बहुत डर सता रहा है इस चीज़ का। ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो आप देखते हो, सपोर्ट करते हो, तो क्या है, तो मुझे उत्प्रेरित करेगी बनाने के लिए। अरे बनाओ, बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। कार्य अनेक रूपों में योगदान देता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें स्वयं को विकसित अथवा कुशलता का बोध होता है। ठीक है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें किस चीज़ का बोध होता है, प्रश्न है, किस चीज़ का आभास होता है, क्या महसूस होता है, तो हमें स्वयं को विकसित करने का अथवा कुशलता का बोध होता है कि हमें भी कुछ है। ठीक है, हमें भी ये स्किल है, हम भी ये कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता और वित्तीय लाभ को एक चुनौती के रूप में तब देखते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता कार्य जब हम करते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है और हम सोचते हैं कि अरे इतना फ़ायदा हो रहा, और करेंगे तो और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हमें क्या है, वित्तीय लाभ के लिए मतलब हमारा और लाभ होगा। इन चीज़ों के लिए हम क्या है, एक चुनौती के रूप में देखते हैं। हम बेहतर का निर्माण करके या संस्थान को बेहतर ख्याति दिलाकर या बेहतर लाभ कराकर उस संस्थान के लिए भी योगदान देते हैं जो हमें नौकरी देता है। जैसे कि अगर आप हो, अब जैसे एक उदाहरण दूँ, पार्थ एजुकेशन का, होम साइंस का चैनल, वो पार्थ एजुकेशन चैनल है। ठीक है, बड़ा चैनल है। क्या केवल होम साइंस ही पढ़ाई जाती है? सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आप सभी जानते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब मानते हो कि ज्योति मैडम ने पार्थ एजुकेशन को अलग पहचान दिलाई है। ठीक है ना, तो क्या है, वो व्यक्ति एक स्पेशल है वहाँ पर। ठीक है, उसने क्या करा, अपने संस्थान को बेहतर ख्याति दिलाई है। ठीक है, और उससे जितना जबकि और सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा हमेशा हर जगह वैकेंसी आती है, लेकिन होम साइंस के तो 2-4 ही ऑप्शन हैं, तब भी जितना बच्चा होम साइंस का पार्थ एजुकेशन में जुड़ा होगा, कहीं नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करा, विशेष ख्याति दिलाई है किसने, ज्योति मैडम ने। किस पर, अपने काम के दम पर। भाई होम साइंस की कहीं ना कहीं वो धुरंधर टीचर रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने, भाई एक मैं ऐसे यूट्यूब पर पहली टीचर होंगी जो अपने अपने चैनल पर दूसरे का प्रचार कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, प्रचार नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा है। ठीक है, उसके लिए कोई वो नहीं है। जो अच्छा है मेरे लिए हमेशा अच्छा है। यहाँ पर ज्योति मैडम की कोई समस्या नहीं है। बात यह है, यहाँ पर पार्थ एजुकेशन वालों की एक बड़ी गलती है और उसमें ज्योति मैम का कोई योगदान नहीं है कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़वाया तो अब आप बच्चों से, आप अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, अलग से उसके लिए लॉन्च कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है। टीजीटी के बैच में ही भले ही 2-4 रुपये और बढ़ाकर, मतलब 100-200 और बढ़ाकर 500 रुपये उसी को बेचते तुम। अलग से एनसीईआरटी के लिए बैच खरीदो और अलग से टीजीटी पीजीटी के लिए बैच खरीदो, ये चीज़ मुझे हजम नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, हम बेहतर का निर्माण करके संस्थान को बेहतर ख्याति दिलाकर या बेहतर लाभ कराकर उस संस्थान के लिए भी योगदान देते हैं जो हमें नौकरी देता है। उदाहरण मैंने दे दिया है कि ज्योति मैडम ने हर तरीके से लाभ कराया है संस्थान के लिए। उनका नाम भी संस्थान का सब लोग जानते हैं, पार्थ एजुकेशन को आज बेहतर ख्याति भी दिलाई है और कहीं ना कहीं उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। भाई संस्थान का वहाँ का बैच काफ़ी चलता है होम साइंस का। ठीक है, किसी ने सही कहा है, कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है। तो कार्य कौन सा तेल है, अगर प्रश्न पूछा जाए, डैश वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है, तो ऑप्शन में क्या आएगा, कार्य आएगा। ठीक है, ऐसे करके ये प्रश्न बन सकता है, डैश करके बन सकता है, कथन कारण में बन सकता है। कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है। केवल कारण दे देगा, केवल मनुष्य प्रकृति के सभी जीव और तत्व निरंतर कार्य करते हैं, तो कार्यरत हैं। तो ये मतलब इस तरीके से कथन कारण आपको दिए जा सकते हैं। तो क्योंकि कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आए थे टीजीटी में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बिल्कुल ये डेफिनेशन की तरह है, ये किसने दी है ये तो नहीं पता है, पर इसलिए यहाँ पर जो है क्योंकि इसमें डेफिनेशन का जो नाम तो दिया नहीं किसने दिया है, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि डैश वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेह का काम करता है, तो कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेह का काम करता है। यहाँ पर प्रश्न ऐसा बनेगा जहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ हो। और ऐसे भी प्रश्न आए थे टीजीटी में, आप खुद देख लेंगे, डैश लग के 2-3 प्रश्न ऐसे थे। केवल, और आते हैं हर जगह आते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं प्रकृति के सभी जीव और तत्व निरंतर कार्यरत हैं। बिल्कुल
हम भी काम करते हैं, जितने जीव हैं, मान लो चिड़िया दाना चुग रही है तो वो अपने लिए ये दाना तिनका लाकर अपना घर बना रही है, ठीक है, घोंसला बना रही है। तो ये सभी जीव क्या है, कार्यरत हैं, अपने अपने लेवल का काम निरंतर करते हैं ये लोग, जीवन चक्र में योगदान देते रहते हैं। वास्तव में ये मानव और प्रकृति का सामूहिक कार्य है। जो भी हम कर रहे हैं मानव प्रकृति का सामूहिक कार्य है। हम काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रकृति हमें क्या दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, ठीक है। अगर प्रकृति ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो ना तो हमें मतलब प्रकृति ने अपना काम बंद कर दिया तो ना हमें खाना मिलेगा, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा। क्योंकि हम जब शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा और हम कुछ खा पी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रकृति और मानव दोनों ही क्या है, सामूहिक कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, हमें सुख साधन और सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। तो कार्य क्या कर रहा है, मानव और प्रकृति जो सामूहिक कार्य करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसे कि सुख साधन सुविधाएं उपलब्ध होती है। अधिकांश मामलों में कार्य से कार्यकर्ता अपना क्या करता है, आजीविका प्राप्त करता है। आजीविका मतलब जीविका, जीविका मतलब धन प्राप्त करता है। परंतु अन्य ऐसे भी लोग हैं जो आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन, समाज को योगदान इत्यादि के लिए भी निरंतर कार्यरत हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, अधिकांश लोग जो है आजीविका कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सारे लोग आजीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो आनंद के लिए काम करते हैं, ठीक है, आनंद के लिए काम करते हैं, बौद्धिक प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। और समाज को योगदान देने, बहुत से लोग समाज सेवा करते हैं, गुप्त दान देते हैं लोग। अगर वो इसलिए कर रहे हैं कि मतलब उनका नाम हो तो वो तो दिखा के गड्डियाँ दें, नहीं। बहुत से लोग, मेरी दादी खुद गुप्त दान क्या करती, वो कहती थी वो दान क्या जो लोगों को बता के किया जाए, ठीक है। तो वो कभी भी दान नहीं करती, लेकिन उनकी पहुंच इतनी थी, लोग जिस तरीके से उनसे मिलते थे तो समझ जाते थे हम लोग ये बड़ा ही दान करती हैं, छोटा दान नहीं करती हैं। जब वो नहीं रही थी दुनिया में तब काफ़ी ट्रस्ट से कई बार चिट्ठियाँ आती थी जब यहाँ से, लेकिन हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी हमारी दादी कहाँ क्या क्या करती हैं। तब हमें समझ में आया कि हमारी दादी बड़ी बड़ी ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो वो क्या था, वो दान करती थी, तो समाज में योगदान देने, वो भी एक कार्य था उनका, ठीक है, करती थी। उन्हें लगता था कि हमारे पास है तो हम दूसरों को दे सकते हैं और उनका भी लाभ हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सब लोग केवल अपना धन कमाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाज को योगदान इत्यादि के लिए निरंतर कार्य करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे इससे कोई धन अर्जित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई धन अर्जित नहीं कर रहे हैं, तब भी वो काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, हम लोग हैं, गृहिणियाँ हैं। हम घर में रह के हम सब काम करते हैं, हम झाड़ू बर्तन खाना पीना, मैं सब गृहिणियों की बात कर रही हूँ। बहुत सी कुछ किस्मत वाली होंगी जिनके माँ बाप ने या हस्बैंड ने या सास ससुर ने घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाली लगा रखी होगी, सब नहीं करती। सब जिनके यहाँ बहुत सारे धन दौलत होती है ना, वो लोग भी हटवा देते हैं बहू के आते ही कि भाई बहू आ गई, वो क्या करेगी, वो करेगी ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हम लोग करते हैं उसमें क्या हमें कोई सैलरी मिलती है, क्या हमें कोई पेमेंट मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग, कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं बिना धन के लिए ही काम करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए गृहिणियाँ, माताओं द्वारा किया गया कार्य। अतः ऐसे लोगों के लिए कार्य कर्तव्य भी है और योगदान भी है, ठीक है। कर्तव्य तो कर ही रहे हैं भाई, पति के प्रति हमारा कर्तव्य, माँ बाप के प्रति हमारा कर्तव्य था, हमारे बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य है, सास ससुर के प्रति हमारा कर्तव्य है। और यही कर्तव्य क्या है, एक तरीके का योगदान है जो हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार कार्य सदैव इसलिए नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति उससे कितना धन कमा रहा है। ये इसी तरीके का प्रश्न बन सकता है कि क्या कार्य केवल धन कमाने का माध्यम है, तो ऐसा नहीं है। केवल शब्द तो वैसे ही गलत होता है, नेगेटिव आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि केवल कार्य धन कमाने के लिए नहीं किया जाता है। कई बार हमारा योगदान या कर्तव्य होता है, वो भी एक तरीके का कार्य है, ठीक है, बल्कि वह स्वयं के लिए। इस प्रकार कार्य सदैव इसलिए नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति इससे कितना धन कमा रहा है, बल्कि वह स्वयं के लिए, अपने परिवार, अपने नियोक्ताओं, समाज या दुनिया के लिए भी योगदान करता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म ध्यान रखना, स्वयं के लिए भी करता है काम, ठीक है। मान लो हम अपने ही कपड़े पे धुल रहे हैं तो क्या उसके लिए हमें कोई पेमेंट देगा, नहीं भाई, अब तो अपने नहाए हुए कपड़े धो रहे हैं ना, तो वो स्वयं के लिए भी हो गया काम। अपने परिवार, अपने बच्चों के कपड़े धो रहे हैं तो क्या बच्चे हमें पेमेंट देंगे, नहीं देंगे। अपने नियोक्ताओं के लिए धो रहे हैं, जैसे हमारे बड़े हो गए, हमारे माँ बाप हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, तो क्या वो हमें पेमेंट देंगे, नहीं देंगे। समाज या दुनिया का में भी कई बार ऐसी नौबत आ जाती है, हम कहीं अपनी समाज में जाते हैं, उनकी हमें हेल्प करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो क्या हम उनसे पेमेंट मांगते हैं कि भाई हमने आपके यहाँ आके एक कप चाय बनाई थी, अब आप हमें इसका दो। हम जैसे अपनी बुआ जी के आगे हमने चाय बनाई,
काम किया, बुआ जी को भी पिलाई, हमने भी पी, तो क्या आप उनसे पेमेंट मांगोगे? नहीं। तो कार्य जो है हमेशा, कार्य जो है पेमेंट नहीं चाहता। कई बार हम अपने कर्तव्य, अपना योगदान समझकर भी करते हैं। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलेंगे, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। कार्य को इन रूपों में देखा जा सकता है: एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन। बिल्कुल, देखो केवल शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कार्य केवल हमेशा कर्तव्य या मतलब कर्तव्य के लिए किया जाए। इस मतलब ये भी सच है कि कार्य हम पैसे कमाने के लिए भी करते हैं। तो एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है, मतलब धन का साधन है, ठीक है, ये सच है। कार्य एक ऐसा कार्य अथवा कर्तव्य जिसमें बाध्यता का बोध निहित है। बिल्कुल, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पर आप बाध्य हो काम करने के लिए भाई, तभी आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो आपका मालिक आपको निकाल देगा नौकरी से, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार कर्तव्य भी होता है, जैसे महिला का भी कई बार हमारी तबीयत सही नहीं होती, हमारा कतई मन नहीं होता खाना बनाने का, तो भी हम बनाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कैसे पता है हम नहीं बनाएंगे तो कैसे पेट भरेगा बच्चे का। तो कार्य कई बार बाध्यता का बोध कराता है। बिल्कुल सही बात, हम बाध्य हो जाते हैं उस समय करने को, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो है ही नहीं कोई मदद करने वाला। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका, देखो ये टर्म आपको याद रखना है, ये बाध्यता शब्द। अब आपने बाध्यता सुना तो आपने सोचा कि अपने आधार पर आंसर लगा दिया कि नहीं, हम तो कोई ज़बरदस्ती करा लेगा क्या हमसे, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप कहीं धन कमाने के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ तो आप बाध्य हो उनका काम करने के लिए, और आप अपने घर में भी बाध्य हो जाते हो कई बार, जो अभी हमने उदाहरण दिया कि हमें खाना, हम बीमार हैं तब भी हमें कई बार करना पड़ता है, तो है भाई, बाध्यता का बहुत निहित है इसमें, ठीक है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते, एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा और ये होता भी है रियल में, तो आपको ये आंसर सही मानना पड़ेगा। नौकरी और, क्योंकि यहाँ पर आप इस प्रश्न को पढ़ोगे ना, इससे मतलब इस लाइन को, तो आपको ये निगेटिव लगेगा आंसर पढ़ने में कि क्या हमसे कोई ज़बरदस्ती काम करा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये निगेटिव लग रहा है आपको, लेकिन ये सही है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, यहाँ पर इसे सही मानना है। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका सुरक्षा का माध्यम है। धर्म तथा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति, जो स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ये सब कर्म, जो ये सब क्या है, कार्य के रूप है, ठीक है। तो ये सारे कार्य के रूप हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इन लाइनों को आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें या फिर मैं एक ऐसा वो बना दूंगी, अगर आपके पास किताब नहीं है, क्योंकि मैं किताब से ही पढ़ाऊंगी तो आपको किताब वैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक बना दूंगी, मतलब कोई भी, चाहे टेलीग्राम चैनल है मेरा, वैसे तो है टेलीग्राम चैनल, वो हालांकि उस पर अपडेट देती हूँ मैं, तो उसी पे जोड़ दूंगी। लेकिन फिर मैं ऐसा करूँगी, इसका एक थोड़ा सा प्राइस रखूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखूँगी, 50-100 रुपये तक रखूँगी। तो उसमें क्या है, आपको मैं PDF भी दे दिया करूँगी, नहीं तो आप इसको नोट कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉपी पेन लेके अपना शॉर्ट नोट तैयार कर लो, ठीक है। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका सुरक्षा का माध्यम है, मतलब धन सुरक्षित, धन कमाने का, और धन कमाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा भी होती है, इसका माध्यम है। धर्म अथवा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति है, जो स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के बीच की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग भी है कार्य, स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम भी कार्य है, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत है कार्य। और ध्यान रखना, कार्य करना और अपनी जीविका उपार्जित करना मूलतः भावी आशा, स्वाभिमान और गरिमा के लिए अवसर प्रदान भी करता है कार्य। पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक भी होता है कार्य। एक लाभप्रद अनुभव है और एक प्रकार का मानसिक या भौतिक कार्य जिसके अंत में सफलता मिल सकती है। हम आज काम कर रहे हैं, असफल होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि सफलता मिल सकती है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। स्व-विकास और स्व कार्यान्वयन का साधन है, मूल्यों और अभिलाषा को प्रतिबिंबित करता है कार्य। और जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है तो उसमें पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध भी विकसित होता है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसको कार्य को कंप्लीट तो कर लिया है यहाँ तक, लेकिन अब हम एक चीज़ और जानेंगे, अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है, जो कि मैं आज नहीं आपको कल बताऊंगी इस क्लास के विषय में, क्योंकि क्लास आप देख रहे हो आधे घंटे से ऊपर हो गई है, फर्स्ट वीडियो है ये आज मेरी, तो मैं भी तो चाहूँगी ना कि मुझे आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू पता चले कि आप लोग तैयार हैं नहीं हैं पढ़ने के लिए। तो एनसीईआरटी की आज क्लास 1 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो में हमारे द्वारा पढ़ाया गया विषय आपको समझ आया है, या एक बार में चीज़ें कम आती हैं समझ में, अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी समझ आएगी आपको, क्योंकि मुझे भी एक बार में नहीं आती है समझ में ये एनसीईआरटी, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो मुझे भी 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो आप भी यही करो भाई, 2 बार पढ़ लो इसको,
और उसके बाद कमेंट में बता दो कि मैम सही पढ़ा रही हो, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगी। और नहीं तो आपके कमेंट ही और आपकी वीडियो का व्यू ही हमें ये प्रोत्साहित करेगा कि वीडियो हमें बनानी चाहिए या फिर हमें यहीं पर एंड कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं कोई बड़ी कोचिंग नहीं चला रही हूँ कि जिससे हमें कहीं और से बहुत अर्न वगैरह हो रहा है और जिससे मैं जो है कहीं बनाती रहूँ, नहीं। जब आप देखोगे तभी हमें फ़ायदा नज़र आएगा और तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।